नमस्कार। आज कहानी की अगली कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी पर। उनका बारे में कौन नहीं जानता प्रेमचंद जी को। आपके कोर्स में प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पूस की रात कहानी पर चर्चा करने से पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आपका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और आपके पिताजी का नाम मुंशी अजायब लाल श्रीवास्तव था। शिक्षा का प्रारंभ उर्दू और फारसी पढ़ने से हुआ और इसी को आपने बाद में रोज़गार के रूप में भी चुना। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा के पास करने के बाद वह एक स्थानिक पाठशाला में आप अध्यापक भी हो गए और 1910 में इंटर और 1919 में बीए के पास करने के बाद स्कूल की डिप्टी सब इंस्पेक्टर भी आप नियुक्त हुए। लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में आपका जन्म होता है। उसके पश्चात आपका बचपन से ही उर्दू के प्रति काफ़ी लगाव था और प्रेमचंद ने लेखन की शुरुआत उर्दू से ही की। आपका आरंभिक जो साहित्य है वो उर्दू में ही लिखा गया है। 1909 में उनका जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने राजद्रोही साहित्य के रूप में वर्गीकृत करके और जब्त कर लिया था। इसकी सारी प्रतियां जला दी गई थी। प्रेमचंद ने लेखन की शुरुआत उर्दू से की और आरंभिक जो आपका साहित्य है वो उर्दू में ही लिखा गया और उर्दू में ही प्रकाशित हुआ। उन्होंने 1914 के बाद हिंदी में लेखन प्रारंभ किया और फिर वे हिंदी में ही लिखते चले गए। जैसा कि आपको भी पहले भी बताया कि व्यवसाय से वे मूलतः अध्यापक थे। पदोन्नति पाकर वे जिला विद्यालय के अंदर निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने कार्य किया। प्रेमचंद जी के जीवन पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वह प्रभाव था महात्मा गांधी का और इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा स्वतंत्र रूप से लेखन, संपादन और निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने फिल्मों के हेतु भी लेखन कार्य किया और इस प्रकार अपने इन सारे कार्यों को करते हुए 8 अक्टूबर 1936 को आपने अंतिम सांस ली। प्रेमचंद जी ने 300 की लगभग कहानियाँ लिखी और 1 दर्जन से अधिक उपन्यास और बाकी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, निबंध, नाटक, जीवनी और भी कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में की। इसके अलावा उन्हें अनुवाद का भी काफ़ी शौक़ था और प्रेमचंद जी का अनुवाद साहित्य भी काफ़ी मात्रा में प्रकाशित हुआ है। स्वयं प्रेमचंद जी ने भी कुछ अनुवाद किए और प्रेमचंद जी की कहानियाँ तथा उपन्यास अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके थे।
इसके साथ ही हम प्रेमचंद जी की कहानियों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहली कहानी का जो विभाजन हम करते हैं वो है 1917 से 1920 तक। इस अवधि की जो कहानियां हैं उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, घटना विन्यास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है तथा चरित्रों के मनोभावों की व्यंजना नहीं के बराबर है। कथानक के विन्यास के लिए संयोगों और आकस्मिक घटनाओं का सहारा भी लिया गया था। तो दूसरी ओर 1920 से 1930 तक की जो कहानियाँ दूसरे भाग में आती हैं उसके अंतर्गत प्रेमचंद जी की कहानी कला का विकास संकेत मिलता है इसमें हमें कि इनकी कहानी कला का विकास धीरे धीरे और अधिक हो रहा था। और इस अवधि की कहानियों में प्रेमचंद जी का झुकाव आदर्श से यथार्थ की ओर हो गया था और आदर्श और यथार्थ के साथ साथ इन्होंने सामाजिक विवेचना को भी महत्व दिया तथा तीसरे काल में जो कि 1930 से 1936 तक का समय है इनका सृजन का, इस समय में उन्होंने यथार्थ जीवन, सामाजिक जीवन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और अनुभूति परक कहानियाँ बहुतायत से लिखी। इस अवधि की कहानियों का आकार प्रायः छोटा है और चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम प्रेमचंद जी की तत्व विशेष प्रधानता के आधार पर कहानियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम उन्हें 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि कथा प्रधान कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ, वातावरण प्रधान कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ एवं हास्यपूर्ण कहानियाँ। शैली की दृष्टि से भी हम वर्गीकरण करते हैं तो प्रेमचंद जी की कहानियों को हम 10 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आत्मकथात्मक शैली, आत्म विश्लेषणात्मक शैली, कथो उपकथन की शैली, नाटकीय शैली, रूपकात्मक शैली, भाषण शैली और लघु कथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली और डायरी शैली। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रेमचंद जी ने अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं और उनकी कहानियों में चाहे पारिवारिक परिवेश रहा हो, चाहे सामाजिक परिवेश या राष्ट्रीय परिवेश, कहीं कहीं उन्होंने धार्मिक परिवेश को भी उद्धृत किया। सभी में जीवन की आदर्श या यथार्थ सभी में जीवन के आदर्श या यथार्थ का सहारा लेकर ही कहानियों की सर्जना की है। तो ये थे हमारे प्रेमचंद जी की कहानियों, किस प्रकार से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमने समय के अनुसार की, शैली के अनुसार की और कहानी की तत्वों के हिसाब से भी हमने कहानियाँ विभाजित की। प्रेमचंद जी की जो संपूर्ण कहानियाँ हैं वो मानसरोवर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक में संग्रहित हैं और 300 से भी ऊपर कहानियाँ आपने लिखी हैं। प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, सदगति, बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी और कफन। इसके अलावा भी अलगोजा और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी चर्चित हैं। ऐसा बच्चों से लेकर वृद्ध तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेमचंद की कहानियों को बहुत ही
दिलचस्पी के साथ न पढ़ता हो। बच्चे बच्चे की ज़बान पर प्रेमचंद जी की कहानियाँ या रटी हुई हैं और सभी इन कहानियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये सामान्य जीवन और आम आदमी को ध्यान में रखकर लिखी गई कहानियाँ थी, जिसमें सामाजिक परिवेश को उन्होंने, सामाजिक समस्याओं को और जो रूढ़ियाँ थी, हमारी जो कुरीतियाँ थी, उन सब को इन कहानियों के माध्यम से लिखकर समाज में एक नया नव जागरण करने की जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, उसके कारण सामान्य जनता, आम जीवन जो लोग देखते थे हमारे आसपास में, वही कथानक इनकी कहानियों में हुआ करते थे। कृषकों की, किसानों की जो त्रासदी थी, उनकी जो पीड़ाएं थी और दलितों की जो पीड़ाएं थी, उन सब को इन्होंने अपनी कहानियों के, अपने उपन्यासों के माध्यम से बखूबी दिखाया है। किस प्रकार पूंजीपति वर्ग शोषण करता है और उन शोषण को किस प्रकार से एक गरीब किसान और दलित व्यक्ति उसका सामना करता है, किस प्रकार वह अपना सारा जीवन इस शोषण में बिता देता है। इस कटु सच्चाई को प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने लाने का बहुत बड़ा काम किया था। प्रेमचंद यथार्थवादी परंपरा के कर्णधार हैं और उनकी कहानियों में वे समस्त शिल्पगत प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो वस्तुतः कहानी की आधारशिलाएं होती हैं। तो प्रेमचंद जी का कहानी की कला पर असंदिग्ध अधिकार था, लेकिन शिल्पगत विविधता उपस्थित करने में उनकी कभी भी कोई रुचि नहीं रही। जिस प्रकार आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उसी प्रकार उन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1.5 दर्जन के आसपास आपके उपन्यास हैं। उसमें से कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम आपके समक्ष हैं: गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, निर्मला। मंगलसूत्र वह पूरा नहीं कर पाए थे, बाद में इनके पुत्र ने उसे पूरा किया था। और प्रेमचंद जी ने निबंधों, इनके कुछ निबंध आपके सामने हैं। कुछ विचार नाम से इनके निबंधों का संग्रह है। चर्चित जो इनके निबंध हैं: पुराना ज़माना, नया ज़माना, स्वराज के फ़ायदे, कहानी कला, 1, 2, 3 भाग हैं। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। इस प्रकार इन्होंने निबंधों की भी रचना की। प्रेमचंद जी की कहानी की अपनी कुछ विशेषताएं थी कि इनकी जो कहानियां हैं वह उस समय की सामाजिक स्थितियों को बयां कर रही थी, अत्याचारों का विरोध कर रही थी। शोषित, दलित और निम्न मध्यम वर्ग के प्रति उनके मन में अथाह सहानुभूति और राष्ट्रीय चेतना की सबल अभिव्यक्ति हो रही थी। शिल्पगत प्रवृत्तियों की दृष्टि से प्रेमचंद सदैव कहानी कला की विशिष्ट प्रतिभा संपन्न कलाकार के रूप में जाने जाते रहेंगे। इनके शिल्प विधान में कथानक, चरित्र और शैली तीनों दिशाओं में आश्चर्यजनक सुगमता और कला का सहज आकर्षण मिलता है। कथानक सदैव इतिवृत्तात्मक होते हैं और इतिवृत्त का सर्वदा स्पष्ट और सुनिश्चित आकार होता है, क्योंकि इनकी कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह, यानी कि कहानी भाव प्रधान न होकर वस्तु प्रधान होती है।
कथानक निर्माण में घटनाक्रम और संयोग की अवतारणा मुख्य होती है और मुख्यतः इनकी प्रारंभिक और विकास काल की कहानियों में बिना घटनाक्रम और संयोग के कथानक की कल्पना करना कठिन है। दूसरा, चरित्र कल्पना और चरित्र चित्रण की दिशा में प्रेमचंद की शिल्प विधि अत्यंत सुदृढ़ है। इनके पात्र निम्न वर्ग से लेकर मध्य, उच्च और समस्त अधिकारी वर्ग तक फैले हुए हैं। उनमें किसान, मजदूर, राजा, प्रजा, अफसर, गरीब, अमीर सभी श्रेणी के लोग आ जाते हैं। उनमें भी सब अवस्थाओं और सब स्तरों के पात्र आ जाते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी, यहाँ तक कि पशु पक्षी तक उनके चरित्र सीमा में आ गए हैं। लेकिन संवेदनात्मक दृष्टि से प्रेमचंद मध्य वर्गीय पात्रों के कहानीकार हैं और इनकी समस्त चरित्र सहज और स्वाभाविक है। तीसरा, कि प्रेमचंद की कहानियों की निर्माण शैली जो है उसमें आरंभ, विकास और चरम सीमा का तीनों ही भागों का पूर्णतः स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से अंकन हुआ है। इनका कहानियों का आरंभ प्रायः भूमिकात्मक और परिचय के साथ हुआ है, जिसमें पात्र और कहानी की संवेदना की परिस्थिति का पूर्ण परिचय विद्यमान रहता है। विकास भाग में अर्थात कहानी आरंभ और चरम सीमा के भाग के बीच में प्रायः 4 अवस्था क्रमों से होकर विकसित होती है, जैसे कि मुख्य घटना की तैयारी, उसके बाद मुख्य घटना की निष्पत्ति, उसके बाद उस मुख्य घटना की व्याख्या करना और उसके बाद घात प्रतिघात। प्रेमचंद में अपेक्षाकृत चरम सीमा के नाम पर फलागम की प्रवृत्ति सबसे अधिक सशक्त है। इसके 2 मुख्य कारण थे कि प्रेमचंद की कहानियाँ सर्वदा लक्ष्यात्मक होती हैं, उनमें एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसके अंत पर आदर्श अथवा नीति की व्यंजना होती है। इसी कारण प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक कहानियों में चरम सीमा के बाद प्रायः उपसंहार जोड़ा है, जिससे स्वदेशीता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। और शैली की रूप विधान की दिशा में प्रेमचंद ने अन्यान्य शैलियों में भी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इतिवृत्तात्मक अथवा वर्णनात्मक शैली ही इनकी प्रतिनिधि शैली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यथार्थवादी धारा के सहज कहानीकार। शैली के सामान्य पक्ष में प्रेमचंद की भाषा उनकी कला की मूल विशेषता है। जिस तरह प्रेमचंद यथार्थवादी धारा के कहानीकार थे, उनकी भाषा शैली भी इसके अनुरूप सरल और पात्र परिस्थिति सापेक्ष है। इनके पात्रों के सहज स्वर हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर ऊंचे स्तर तक के गद्य तक इनकी भाषा शैली का विस्तार है और इस विस्तार पर मुख्यतः उर्दू भाषा का प्रभाव होते हुए भी शुद्ध हिंदी का प्रवाह है और दोनों के समन्वय से इनकी भाषा बहुत ही चुस्त, चुलबुली, मुहावरेदार और विषय वस्तु के साथ साथ चलने वाली हो गई। प्रेमचंद ने कहानियों की निर्माण शैली में अपने कथोपकथनों का अत्यधिक सहारा लिया है। देश, काल, परिस्थिति के वर्णन चित्रण में प्रेमचंद सदैव यथार्थवादी और सहज थे। रूप वर्णन तथा दृश्य वर्णन में भी इनका संयम और इसकी व्यंजना दोनों ही उल्लेखनीय है। और प्रेमचंद की यह
यथार्थवादी परंपरा समूचे विकास युग और उससे आगे भी बहुत बहुत आगे तक बहुत ज़ोर शोर से चली जा रही थी। तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में एक बहुत ही सामान्य सा उनका मैंने आपको संक्षिप्त रूप में परिचय बताया। कुल मिलाकर प्रेमचंद जी की कहानियाँ पाठक को उनके यथार्थ से रूबरू कराती हैं और उसे समाज का सच्चा आईना दिखाती हैं। तो ये था प्रेमचंद जी के ऊपर एक संक्षिप्त परिचय। कल हम उनकी पूस की रात कहानी पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।